गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा और रक्त समूह में पार्ट 4 में मैंने बताया था गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या होती है, जिसमें मुख्य रूप से गर्भ रक्ताणु कोरकता में RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव गर्भस्थ शिशु का होने के उपरांत उसमें रोगम प्रतिरक्षी दिए जाते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक मैं शुरू करा रहा हूं वो है रक्ताधान। रक्ताधान का मतलब होता है यानी कि रक्त प्लस आधान। आधान शब्द का मतलब होता है देना, यानी कि रक्त देते समय किन किन चीजों की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हम रक्ताधान कहेंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें हम रक्तदान की प्रक्रिया को देखते हैं। ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें रुधिर परिसंचरण में रुधिर प्रविष्ट कराया जाता है। रक्त या रक्त आधारित उत्पाद, रक्त या रक्त आधारित उत्पाद। रक्त आधारित उत्पाद में कौन से आते हैं, जैसे प्लेटलेट्स। रक्त आधारित उत्पादों में जैसे प्लेटलेट्स वगैरह जो होती हैं ये दी जाती हैं जब रुधिर की या प्लेटलेट्स की मात्रा डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। सर्वप्रथम जो रक्तदान किया गया वो 15 जून 1667 को, प्रथम रक्तदान 15 जून 1667 को फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट यानी कि डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा प्रथम रक्तदान किया गया। मैं फिर बता दूं एक बार, मानव के रुधिर परिसंचरण के अंतर्गत रक्त आधारित उत्पादों को संचरित कराया जाता है रक्तदान की प्रक्रिया में। पहला जो रक्तदान किया गया सबसे पहले वो 15 जून 1667 को फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के माध्यम से किया गया। अब आती है बात रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो होता है रक्त संग्रहण यानी रक्त को इकट्ठा करना, और दूसरा होता है आधान। आधान का मतलब होता है देना। तो आधान की प्रक्रिया भी दो तरीके से समाहित होती है, एक होता है समजात आधान, एक होता है समजीवी आधान। तो रक्त संग्रहण की प्रक्रिया के लिए हमें किन किन चीजों की सावधानी रखनी होती है वो हम देख लेते हैं कि इसमें रक्त संग्रहण करते हैं तो उस समय हम कौन कौन सी बातों का विशेष करके ध्यान रखते हैं। तो रक्तदान की आवश्यकता जो होती है ना, पहली बात तो रक्तदान की आवश्यकता होती क्यों है, यानी कि रक्तदान की आवश्यकता किन कंडीशन में रक्त की आवश्यकता होती है। पहली है चोट लगने या अत्यधिक रक्त स्राव होने पर। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक चोट लग जाए, रक्त का स्राव होता है। दूसरा, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। तीसरा है शल्य चिकित्सा के दौरान। चौथा है रक्त में बिंबाणु की कमी होने पर या अल्पता होने पर हीमोफीलिया के रोगियों को और दात्र कोशिका अरक्तता में। यानी कि रक्तदान
रक्त का देना या रक्त के आधारित जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को रक्त ब्लड संचरण के अंतर्गत, रक्त परिसंचरण के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों को किसी दूसरे के अंतर्गत प्रेरित कराया जाता है। सर्वप्रथम पहला जो सफल रक्तदान किया गया वो 15 जून 1667 को फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट द्वारा किया गया। बात आती है रक्तदान की आवश्यकता की। रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन कारणों में हमको रक्त की ब्लड की देने की या ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो उनमें इनके जो मुख्य कारण है वो ये हैं। चोट लगना या अत्यधिक रक्तस्राव, यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, एक्सीडेंटल दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर से जब अत्यधिक मात्रा में रुधिर बहकर के बाहर निकल जाता है, तो बहकर के बाहर निकलने की कंडीशन में हमको रक्तदान की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा है शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, यानी कि रक्त अल्पता, एनीमिया जब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर में जब अत्यधिक एनीमिया हो जाता है या रक्त अल्पता हो जाती है तो भी रक्त की आवश्यकता होती है। तीसरा शल्य चिकित्सा के दौरान जो ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं उनमें भी हम लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है रक्त में व्योमाणु की कमी होने पर, यानी कि रुधिर के अंतर्गत जब प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा पॉइंट है हीमोफीलिया के रोगियों को, जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया जो रोग होता है ये रोग आनुवंशिक संचरण का रोग होता है, आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आता है। तो हीमोफीलिया के जो रोग होते हैं उन रोगियों में प्लेटलेट्स बनने की जो कंडीशंस होती है वो कम हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में हीमोफीलिया के रोगियों के लिए भी इस रुधिर की आवश्यकता होती है। और छठवां पॉइंट है दात्र कोष का अरक्तता, यानी दात्र कोष का अरक्तता मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है जो कणिकाएं होती हैं, कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे ये क्या होती हैं, धीरे धीरे ये समाप्त होना, धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। ये होता है दात्र कोष का अरक्तता। तो ये रक्तदान की आवश्यकता इन 5 कारणों से पड़ती है। इनके बाद में आता है रक्तदान की प्रक्रिया। और रक्तदान की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में पहला जो पॉइंट आता है रक्त संग्रहण का आता है। रक्तदान की प्रक्रिया यानी किस तरीके से रक्तदान किया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट है इसमें रक्त का संग्रहण, यानी कि रक्त को इकट्ठा किया जाता है और रक्त का इकट्ठा विभिन्न प्रकार के कैंप लगा करके उनको या फिर किसी भी कंडीशन में ब्लड को जीवों से या मनुष्य से इकट्ठा करके उनकी सैंपलिंग की जाती है, उनकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद उनको हिमीकृत किया जाता है और उनको रख दिया जाता है। तो रक्त का संग्रहण किया जाता है तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है इसमें रक्त दाता के स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण किया जाता है। पूर्ण परीक्षण, रक्त ग्रहण करने से पहले सबसे पहले रक्तदाता जो रक्त देने वाला होता है उसके स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाता है कि उसके ब्लड में या उसके स्वास्थ्य में कोई खराबी तो नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद में, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद प्रवेशनी, प्रवेशनी का मतलब होता है कैनुला, कैनुला। स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद में कैनुला के माध्यम से रुधिर को निर्जर्मीकृत थैलियों में एकत्रित किया जाता है, एकत्रित करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, इस एकत्रित रक्त का प्रशीतित भंडारण होता है, प्रशीतित भंडारण करते हैं। चौथा है संग्रहित रक्त की कई जांचें, जैसे हेपेटाइटिस, संग्रहित रक्त की कई जांचें जैसे हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, उनके अलावा HIV आदि की जांचें की जाती हैं। तो ये रक्त ग्रहण करने से पहले हमको विशेष करके ये क्रिया अपनानी पड़ती है। सबसे पहले क्या करते हैं, जिस किसी का भी रक्त ग्रहण किया जाता है उस व्यक्ति का पूरे स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद में उचित माध्यम की प्रवेशनी होती है, निडल, कैनुला, उस प्रवेशनी के माध्यम से शरीर रुधिर को निकाल के और रुधिर को निर्जमीकृत थक्का रोधी थैलियों में भरते हैं और थैलियों में भरने के बाद में उसको प्रशीतित भंडारण किया जाता है, यानी कि जहाँ पे बिल्कुल ठंडा जो आवरण होता है, फ्रिज वगैरह जो होते हैं उनके अंतर्गत रख दिया जाता है। और जो संग्रहित रक्त होता है जिसको इकट्ठा किया जाता है उस रक्त की कई जांचें होती हैं, खास करके हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, HIV आदि की जांचें की जाती हैं। इनके बाद में रक्तदान संग्रहण के पश्चात उसके कुछ समय के पश्चात रक्त केवल, अब बात आती है शरात्मक रूप से रक्त की, कि रक्त के देने की प्रक्रिया होती क्या है। यानी कि मुख्य रूप से रक्तदान में इनमें रक्त में एक और कारण होता है, रक्त के अंतर्गत एक पदार्थ पाया जाता है हेपेरिन। इस पदार्थ के कारण रक्त जमता नहीं है, चाहे हम 0 डिग्री सेल्सियस पर रक्त को रखते हैं फिर भी हेपेरिन के कारण रक्त नहीं जमता। फ्रिज के अंतर्गत रख दें तो भी रक्त जमता नहीं है। उसका मूल कारण होता है कि रुधिर के अंतर्गत हेपेरिन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण रुधिर नहीं जमता है। मनुष्यों में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2 से 3 दिन में पुनः पूर्ति हो जाती है, यानी कि 2 से 3 दिन में प्लाज्मा होता है तरल पदार्थ, जिसकी पूर्ति 2 से 3 दिन में हो जाती है रक्तदान करने के बाद में। और औसतन 36 दिन के पश्चात रक्त कोशिकाएं 36 दिन के पश्चात रक्त कोशिकाएं 36 दिन के पश्चात रक्त कोशिकाएं औसतन क्या होता है इनके अंतर्गत, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त प्रसंचरण प्रणाली के अंतर्गत ये प्रतिस्थापित हो जाती है। जितनी भी रक्त कणिकाएं गई हैं वो सभी प्रतिस्थापित हो जाती है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा रुधिर दिया जाता है, उसके देने के तुरंत 2 से 3 दिन में प्लाज्मा की पूर्ति हो जाती है। उसके अलावा लगभग 36 दिन में उसके अंतर्गत जितनी भी रक्त कणिकाएं गई हैं उन सभी की पूर्ति उसके पश्चात एवरेज 36 डे के अंतर्गत हो जाती है। इनके बाद में आती है आधान की प्रक्रिया। ये तो हो गया रक्तदान में रक्त संग्रहण, और रक्त संग्रहण के बाद में दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो आता है रक्ताधान, यानी कि आधान। आधान का मतलब होता है देना, और देते समय हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, सेकंड पॉइंट है इसी में आधान। आधान का मतलब हो गया देना, यानी कि आधान से पूर्व रक्तदाता और रक्तग्राही जो होते हैं इनके रुधिर वर्गों की जांच की जाती है। फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट है इसमें। आधान से पूर्व रक्तग्राही व दाता, यानी कि रक्त ग्रहण करने वाले और रक्त देने वाले, रक्तग्राही व दाता की स्वास्थ्य की जांच व रुधिर वर्ग की जांच की जाती है। रुधिर वर्ग की जांच की जाती है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, जब किसी भी व्यक्ति को रुधिर दिया जाता है तो रुधिर ग्रहण करने वाले की और रुधिर देने वाले की दोनों के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद में रुधिर वर्गों की उनकी दोनों की जांच की जाती है। फिर दूसरा बात आता है संग्रहित रक्त की। संग्रहित रक्त, जो रक्त हमने इकट्ठा किया है, संग्रहित रक्त की आधान से पूर्व संग्रहित रक्त को आधान से पूर्व 30 मिनट पहले भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति को जब रुधिर दिया जाता है, तो रुधिर देते समय भंडारण क्षेत्र से उसको बाहर निकालते हैं। कब? लगभग 30 मिनट पहले, यानी आधे घंटे पहले, रुधिर देने से आधे घंटे पहले उसको प्रशिक्षित भंडारण से बाहर निकाल लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें
रक्त को अंतःश्रात्मक रूप से दिया जाता है, अंतःश्रात्मक रूप से रुधिर को दिया जाता है और इसको देने में करीबन 4 घंटे लगते हैं। लगभग इसको देने में कितने समय का, 4 घंटे का समय लगता है। और रुधिर देते समय मूल रूप से रोगी को आदान संबंधी प्रक्रियाएं जैसे ज्वर का आना, शरीर में कंपन पैदा होना, हृदय गति में अनियमितता आ जाना, तरंग उत्पन्न होना, ये सभी देखने को मिलते हैं। इसलिए इनको रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियां दी जाती हैं। तो ये होता है रक्तदान की प्रक्रिया में, यानी रक्त देने के लिए, देने में क्या होता है, रक्त संग्रहण के लिए हमने कौन कौन सी सावधानी रखी, उसके बाद में रक्त देने में कौन कौन सी प्रक्रिया आती है। आधान का मतलब होता है देना। तो आधान से पूर्व जिस किसी भी दाता व्यक्ति का रुधिर है या ग्राही का व्यक्ति है, दोनों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। या संग्रहित रक्त होता है तो पहले से जांच करके रख लेते हैं, और स्वास्थ्य की जांच करने के बाद में उनमें रुधिर वर्गों की जांच की जाती है। रुधिर वर्ग की जांच करने के बाद में संग्रहित रक्त को आधान से पूर्व जब किसी व्यक्ति को रुधिर दिया जाता है तो देने से लगभग आधे घंटे पहले उसको प्रशीतित भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। 30 मिनट पहले बाहर लाते हैं और लाने के उपरांत फिर इसको रुधिर में दिया जाता है ग्राही के लिए। फिर तीसरी कंडीशन क्या होती है, अंतःश्रात्मक रूप से कैनुला जो होता है वो शिराओं में लगाया जाता है और अंतःश्रात्मक रूप से लगाने के उपरांत कैनुला के माध्यम से इस रुधिर को दिया जाता है। लगभग इसको देने में एवरेजन 4 से 5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि एक साथ इसको नहीं दे सकते, बहुत धीमे तरीके से रुधिर सर्कुलेट किया जाता है। रुधिर देते समय विभिन्न प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें रिएक्ट होता है एक तरीके का पेशेंट को। उनमें व्यक्ति को ज्वर भी उत्पन्न हो सकता है, शरीर में कंपन भी हो सकता है, साइनोसिस की भी समस्या आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इन सभी को रोकने के लिए रुधिर के अंतर्गत ही ब्लड के साथ साथ विभिन्न प्रकार की औषधियां मेडिकल डॉक्टरेट के माध्यम से दी जाती हैं। इनके बाद में रक्त के स्रोतों के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। रक्त के स्रोतों के आधार पर रक्तदान कितने 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समजात और दूसरा होता है समजीवी। रक्त के स्रोतों के आधार पर रक्त के स्रोतों के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है इसमें समजात आधान, समजात आधान, और दूसरा सेकंड है समजीवी आधान। इन दोनों में क्या अंतर है। समजात आधान में ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों का रुधिर जो होता है, अन्य व्यक्तियों का संग्रहित रक्त, अन्य व्यक्तियों का संग्रहित रक्त का आधान या उपयोग किया जाता है। और जबकि समजीवी में किसका होता है, स्वयं का रक्त काम में लिया जाता है। तो ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों का संग्रहित रक्त का आधान किया जाता है उसे समजात आधान कहते हैं। ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है उसे समजीवी आधान कहते हैं। अब बात आती है रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, यानी रक्त देते समय हम कौन कौन सी सावधानियां अपना सकते हैं। तो इनमें रक्तदान के समय जो सावधानियां होती हैं, इन सावधानियों में मुख्य रूप से जो सावधानियां आती हैं उनमें हम देख लेते हैं। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, रक्तदान के दौरान कौन कौन सी सावधानियां आती हैं। इनमें आती है नंबर 1 दाता व रोगी के रक्त के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिजन का मिलान करते हैं कि A प्रतिजन है या B प्रतिजन है या AB प्रतिजन है या O प्रतिजन है। इसके अलावा अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, या A ग्रुप का है, B ग्रुप का है, AB ग्रुप का है या O ग्रुप का है। दूसरा, दाता के रक्त में रोग कारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना। दाता के रक्त में हानिकारक तत्वों की जांच करना,
यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति का रुधिर लिया जा रहा है उस व्यक्ति के रुधिर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तीसरा है दोनों के रक्त में RH कारक की जांच करना, RH कारक की जांच करना। दाता और ग्राही दोनों के रुधिर में RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। चौथा है संग्रहित रक्त की वांछित प्रक्रिया, संग्रहित रक्त की वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशीतित भंडारण करना, प्रशीतित भंडारण करना। संग्रहित जो भी रक्त इकट्ठा किया गया है उसकी पूरी जांच करने के बाद में उसको इकट्ठा करके रख दिया जाता है। पांचवा है किसी भी स्थिति में रक्त को दूषित होने से बचाना, दूषित होने से बचाना। और लास्ट है संग्रहित रक्त का आधान, संग्रहित रक्त का आधान चिकित्सक की देखरेख में करना। ये जो कंडीशन बताई है रक्तदान यानी रक्त देते समय हमें विशेष प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक होता है। पहली सावधानी है दाता और रोगी के रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान, यानी किसी भी व्यक्ति को रुधिर दिया जा रहा है और जिसको ग्रहण किया जा रहा है दोनों व्यक्तियों के रुधिर का मिलान किया जाता है। उसमें प्रतिजन का मिलान करते हैं कि इसमें ए प्रतिजन है या बी प्रतिजन है या ए बी प्रतिजन है या ओ प्रतिजन है। दूसरा दाता के रक्त में हानिकारक तत्वों की जांच करना, जिस किसी भी व्यक्ति से रुधिर ग्रहण किया जा रहा है उस व्यक्ति के रुधिर में उन तत्वों की जांच करना कि कोई इन्फेक्टेड कारण तो नहीं है या कोई हानिकारक पदार्थ तो इनके रुधिर के अंतर्गत नहीं है। तीसरा ग्राही और दाता यानी लेने वाले रुधिर और रुधिर देने वाले दोनों के रक्त में RH कारक की जांच की जाती है कि RH फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। संग्रहित रक्त की वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशीतित भंडारण करना, यानी जो भी रक्त इकट्ठा किया गया है उस इकट्ठे किए हुए रक्त को प्रशीतित यानी कोल्ड स्टोरेज यानी ठंडे आवरण में रखा जाता है। उसके अलावा किसी भी स्थिति में रक्त को दूषित होने से बचाना, यानी कोई भी काइंड कोई भी प्रकार हो उस कंडीशन में रुधिर को दूषित होने से बचाया जाना चाहिए। और लास्ट है संग्रहित रक्त, जो भी रक्त इकट्ठा किया है उस रक्त को जब देते हैं ग्राही के लिए तो देते समय चिकित्सक की देखरेख में रुधिर दिया जाना चाहिए। रक्तदान के दौरान होने वाले असावधानियों के कारण मानव के शरीर पर कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, तो इन असावधानियों के कारण जो मुख्य रूप से जो प्रभाव देखने को मिलेंगे उनमें रक्तदान के दौरान विशेष प्रकार के असावधान निम्न रोग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है HIV फर्स्ट तथा HIV सेकंड, ये असावधानियों के कारण है, असावधानियों का प्रभाव। नंबर 1। दूसरा असावधानी यदि रखेंगे HTLV फर्स्ट व HTLV सेकंड का संक्रमण। तीसरा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी। और चौथा क्रूज़ेट-फेल्डेट या जैकब रोग। ये रुधिर की सावधानियों के कारण होने वाले असावधानियों के प्रभाव में असावधानी निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। HIV फर्स्ट और HIV सेकंड। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस पूरा नाम है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और दूसरा इसमें जो लिखा हुआ है HTLV, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस। इनके पूरे नाम है, पूछा जा सकता है HTLV का पूरा नाम बताइए, तो ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक
वायरस, फर्स्ट ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, 2 ह्यूमन इम्यूनोवायरस 1 ह्यूमन इम्यूनोवायरस 2 हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी, इनके रोगग्रस्त हो सकते हैं। क्रूगेट रोग, जैकब रोग क्या होता है, ये रोग होता है इससे शरीर में जब भी ब्लड दिया जाता है तो असावधानी जब होती है तो उसके कारण शरीर में एक तरीके से ऐंठन और जकड़न उत्पन्न हो जाती है, ऐंठन व जकड़न हो जाती है इस रोग के माध्यम से। इनके बाद में रुधिर वर्गों का आनुवंशिक महत्व आता है। रुधिर वर्गों के आनुवंशिक महत्वों के बारे में हम लोग डियर स्टूडेंट्स कल अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर बैठ करके अध्ययन करें। धन्यवाद।